साल 2004 में द बिगेस्ट लूजर शो की शुरुआत होती है। इस शो में ओवरवेट कंटेस्टेंट्स वेट लूज करने के लिए compete करते हैं और जो कंटेस्टेंट अपने शो के पहले वाले वेट की कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा वेट लूज करता है वो जीत जाता है। ये शो काफ़ी हिट रहता है क्योंकि इतने कम समय में इतना ज़्यादा वेट लूज करना इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रिसर्चर्स 14 कंटेस्टेंट्स को शो के बाद 6 साल तक ट्रैक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये सारे 14 कंटेस्टेंट्स जिन्होंने वेट लूज किया था वो उस वेट को वापस गेन कर लेते हैं और 2 लोगों का वेट तो अपने इनिशियल वेट से भी ज़्यादा हो जाता है। बहुत सारे डाइटिशियंस के हिसाब से 95% डाइटर्स अपना इतनी मेहनत से खोया हुआ वेट वापस रिगेन कर लेते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? 1 महीना रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि अगर आप इन 5 सिंपल और साइंटिफिकली प्रूवन टिप्स को फॉलो करोगे तो चाहे आप जो भी डाइट प्लान या वर्कआउट प्लान फॉलो कर रहे हो आप वेट लूज जरूर करोगे। द बिगेस्ट लूजर सीजन 8 को जीतने के बाद डैनी बहुत खुश नजर आ रहे थे। ऑडियंस उनके लिए चीयर कर रही थी और उनकी फैमिली बहुत प्राउड फील कर रही थी क्योंकि डैनी ने कुछ ऐसा कर दिखाया था इसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। डैनी ने 7 महीनों में 109 केजी लूज करके शो के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बना लिया था। डैनी के सरप्राइजिंग अचीवमेंट को देख के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के साइंटिस्ट केविन हॉल के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम शो के 14 कंटेस्टेंट्स को 6 साल तक टैग करें, ये देखने के लिए कि इतनी इंटेंस डाइटिंग और एक्सरसाइज से वेट लूज करने के बाद वो अपना वेट मेंटेन कर पाते हैं या नहीं। 6 साल बाद ये स्टडी पूरी हो जाती है और इसकी रिजल्ट्स को देखकर रिसर्चर्स शॉक हो जाते हैं। स्टडी के खत्म होने पर रिसर्चर्स को पता चलता है कि डैनी ने इंटेंस एक्सरसाइज और डाइटिंग रूटीन के बावजूद 45 केजी गेन कर लिया था और बाकी कंटेस्टेंट्स का भी लगभग यही हाल था। 14 में से 13 पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने इतने मेहनत से वेट लूज किया था वो उस वेट को वापस गेन कर लेते हैं और 2 लोगों का वेट तो उनके शो के पहले वाले वेट से भी ज्यादा हो जाता है। रिसर्चर्स को ये बात तो मालूम थी कि अगर कोई इस तरह वेट लूज करेगा तो उसका मेटाबॉलिज्म शो के बाद पक्का पहले से स्लो हो जाएगा, चाहे वो एक हेल्दी वेट वाला हो या अंडरवेट। उन 14 कंटेस्टेंट्स में से डैनी की हालत तो सबसे ज्यादा खराब हो गई थी। उन्होंने 45 केजी रिगेन कर लिया था क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो गया था कि उनका करंट 133 केजी का वेट मेंटेन करने के लिए उन्हें अपने साइज के एक नॉर्मल इंसान से 800 कैलोरीज कम खानी पड़ती थी। कंपैरिजन के लिए देखेंगे तो आपके 800 कैलोरीज तो सिर्फ 3 वड़ा पाव खाने से पूरी हो जाएंगी और अगर वो इससे ज़्यादा खाते तो उनका वेट बढ़ने लगता था। आखिर डैनी की ऐसी हालत क्यों हुई? इस चीज़ को समझने के लिए हमें पहले कंसेप्ट को समझना होगा जिसे वेट सेट पॉइंट कहते हैं। ये वेट लॉस और वेट मेंटेनेंस दोनों के लिए ही ज़रूरी है। ये वो वेट है जिसे मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी प्रोग्राम्ड है और ये मेनली 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है आपके जेनेटिक्स। आपका मेटाबॉलिज्म और आपका वेट सेट पॉइंट दोनों सेम टीम के लिए काम करते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म कितनी एनर्जी खर्च करेगा वो डिपेंड करेगा आपके वेट सेट पॉइंट पे, चाहे वो एक हेल्दी वेट से ज़्यादा ही क्यों ना हो। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरा वेट सेट पॉइंट 55 केजीज है और मैं अपने वेट के हिसाब से कम कैलोरीज खाना शुरू कर दूं तो मेरा मेटाबॉलिज्म और भी कम एनर्जी खर्च करेगा मेरे वेट को मेंटेन करने के लिए। इस बात को जानने के बाद आपके मन में सवाल आ सकता है कि जेनेटिक्स तो टाइम के साथ कुछ खास चेंज नहीं होते, फिर ऐसा क्यों कि हाल ही में ओबेसिटी रेट्स इतने बढ़ रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि वेट सेट पॉइंट जेनेटिक्स पे ज़्यादा फोकस करता है और एनवायरनमेंट का जो ओबेसिटी पे इम्पैक्ट है उसको इग्नोर करता है। इसलिए बहुत सारे साइंटिस्ट वेट सेट पॉइंट मॉडल के बजाय सेटलिंग पॉइंट मॉडल को प्रीफर करते हैं क्योंकि ये आपके जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट दोनों की इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है। इसके हिसाब से आपका वेट उस पॉइंट पे सेटल कर जाएगा जिस पे आपके जेनेटिक्स और आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि आपके लाइफस्टाइल एक पर्टिकुलर वेट को सपोर्ट कर रहे हो। जब आप बहुत समय तक हाई कैलोरी खाना खाते हो तो आपका वेट बढ़ने के साथ साथ आपका सेटलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। इसी कारण एक बार वेट गेन करने के बाद वापस ओरिजिनल वेट पे आना बहुत मुश्किल होता है। सेटलिंग पॉइंट की ही वजह से आपको वायरल शॉर्टकट डाइट से बच के रहना चाहिए क्योंकि ये आपके सेटलिंग पॉइंट को बिल्कुल भी चेंज नहीं करते। ये बस आपके डेली कैलोरीज को कम करते हैं वेट लूज करने के लिए। सारे शॉर्टकट डाइट्स में एक चीज़ कॉमन है, लोग इन डाइट्स को फॉलो करके जल्दी वेट लूज करने के लिए दिन में 800 कैलोरीज से भी कम खाना शुरू कर देते हैं जो लॉन्ग टर्म में मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। आपको टेम्पोररी सक्सेस ज़रूर मिलेगी
क्योंकि वेट लूज करने के लिए बस आपका कैलोरी आउटपुट आपके कैलोरी इनपुट से ज़्यादा होना चाहिए। इसी चीज़ को कैलोरी डेफिसिट भी कहते हैं। इस बात को रमेश के एग्जाम्पल से समझते हैं। रमेश को दिन में 2000 कैलोरीज खानी पड़ती है अपने वेट को मेंटेन करने के लिए। वो रोज इतना ही खाता है जिससे उसका वेट सेम रहता है और चेंज नहीं होता। एक दिन वो वेट लूज करने का डिसाइड करता है और वो 2000 के बजाय 1600 कैलोरी खाना शुरू कर देता है। वेट स्केल पे नंबर्स तो गिरने लगते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद 1600 कैलोरीज खाने के बावजूद वेट कांस्टेंट हो जाता है और चेंज नहीं होता। ये हुआ क्योंकि एक टाइम के बाद आपकी बॉडी उन रिड्यूस्ड कैलोरीज पे काम करने के लिए अडेप्ट कर लेगी। इसके बाद आपका वेट कम होना बंद हो जाएगा जब तक कि आप और भी कम कैलोरीज खाना नहीं शुरू कर देते। यही साइकिल चलता जाएगा और एंड में आपकी हालत भी डैनी की तरह हो जाएगी। आपको जाग के हैरानी होगी कि आपके बॉडी का बस एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, इसे मेटाबॉलिक कंपेंसेशन कहते हैं। ये डाइटिंग के बहुत ही लेट फेज में डेवलप होता है। मेटाबॉलिक कंपेंसेशन की वजह से आप जितने एनर्जी खर्च करते हो वो कम हो जाती है। इसके अलावा फैट का इस्तेमाल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी कम हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपका फैट बर्न होना भी कम हो जाता है। और लेप्टिन जैसे हार्मोन्स जो आपको पेट भरने का एहसास दिलाते हैं, उनके लेवल्स में बहुत कम हो जाते हैं। इसके साथ और भी चेंजेस होते हैं। आपको भूख ज़्यादा लगने लगती है क्योंकि ग्रेलिन जैसे हार्मोन्स जो आपको भूख लगने का एहसास दिलाते हैं, उनके लेवल्स बढ़ जाते हैं। खाने के लिए आपकी क्रेविंग्स भी बढ़ जाती है, यहाँ तक कि आपको खाना पहले से ज़्यादा अच्छा स्मेल करने लगता है। इसे आसानी से समझने के लिए हम टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर मॉडल यूज़ करेंगे। सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन असल में बहुत सिंपल है। ये इस चीज़ का मेजर है कि दिन में आपके टोटल कैलोरीज कहाँ बर्न होती है। इसको कैलोरीज में रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको मोटे मोटे तौर पर 4 चीज़ों में डिवाइड किया जाता है। पहला, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये वो एनर्जी है जो आपकी बॉडी ज़रूरी बॉडी फंक्शंस के लिए यूज़ करती है जब आप कंप्लीट फिजिकल और मेंटल रेस्ट में होते हो। ये आपके डेली एक्सपेंडिचर का लगभग 70% हिस्सा है। दूसरा, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। ये वो एनर्जी है जो आपके बॉडी जो आप खाना खाते हो उसको प्रोसेस करने में यूज़ करती है। ये आपके डेली एक्सपेंडिचर का 10% हिस्सा है। जो कैलोरीज आप एक्टिविटीज़ जैसे कि खाना पकाना, साफ सफाई और बाकी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो एक्सरसाइज की तरह प्लान ना हो उसमें यूज़ करते हो, उसको नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस कहते हैं, शॉर्ट में नीट। ये आपके डेली एक्सपेंडिचर का 15% हिस्सा है। एंड में एक्सरसाइज से बर्न होने वाली कैलोरीज आती है। ये आपके डेली एक्सपेंडिचर का बस 5% हिस्सा है। जब आप एक कैलोरी डेफिसिट में होते हो तो आपकी बॉडी इस कोशिश में लग जाती है कि आपका वेट मेंटेन कैसे करे। आप अपना कैलोरी इंटेक कम कर देते हो तो आपकी बॉडी एनर्जी यूज़ करना भी कम कर देती है। इसके बाद एक कैलोरी डेफिसिट में रहने के बावजूद आपका वेट लॉस स्लो हो जाएगा या बंद हो जाएगा। इसको मुमकिन बनाने के लिए आपकी बॉडी में 4 चेंजेस होते हैं। वेट कम होने और मेटाबॉलिक कंपेंसेशन की वजह से आपका बीएमआर स्लो हो जाता है। आप कम खाना खा रहे हो, इसकी वजह से थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड से जो कैलोरीज बर्न होती थी वो भी कम हो जाती है। नीट में खर्च होने वाली कैलोरीज भी कम हो जाएंगी क्योंकि आपकी बॉडी कैलोरीज कंजर्व करने के लिए आपको सुस्त बना देगी। आपकी फिजिकल एक्टिविटी कब कम हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आप स्ट्रेस को अवॉइड करके एलिवेटर लेना शुरू कर दोगे। मामूली काम जैसे घर से कचरा निकालना आपको एक बर्डन की तरह फील होगा। आप सोच रहे होंगे कि इन सब चीज़ों में कैलोरीज खर्च नहीं हो रही तो क्या हुआ, मैं ज़्यादा एक्सरसाइज करके कवर कर लूँगा। ये सुनने में तो सही लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसको प्रूव करने के लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट हर्मन पॉन्जर ने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, एक्सरसाइज पैराडॉक्स, जिसे वर्कआउट पैराडॉक्स भी कहा जाता है। ये उस खोज की बात करता है कि एक्सरसाइज हेल्दी रहने के लिए तो ज़रूरी है ही, लेकिन ज़्यादा एक्सरसाइज करने का मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करोगे। इसी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए रिसर्चर्स की एक टीम ने तंजानिया के हंटर गैदरर टाइप पे एक स्टडी की। आपको जान के हैरानी होगी कि हादसा टाइप के मेंबर्स एक दिन में इतना डिस्टेंस चल देते हैं जितना एक ऑफिस एम्प्लॉय पूरे हफ्ते में मुश्किल से कवर कर पाता है। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज़ रिसर्चर्स को तब पता चली जब उन्होंने ये चेक किया कि एक दिन में कौन ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रहा है। रिजल्ट्स को सुनकर आप भी शॉक हो जाओगे। उन्हें पता चला कि हादसा टाइप की फीमेल्स दिन में लगभग 1900 कैलोरीज बर्न करती है। इसके कंपैरिजन में वर्किंग क्लास में सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीने वाली फीमेल्स दिन में कितनी कैलोरीज बर्न करती होंगी। मैं आपको सोचने के लिए 5 सेकंड दे रहा हूँ। जवाब है 1900। जी हाँ, आपने सही सुना।
ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी के बावजूद दोनों सेम अमाउंट में कैलोरीज बर्न करते हैं और मील्स में भी सिमिलर ट्रेंड देखने को मिलता है। ये स्टडी इस आइडिया को चैलेंज करती है कि ज़्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल का मतलब आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करोगे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि फिजिकल एक्टिविटी की आपको कोई ज़रूरत नहीं। फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए इतना ही ज़रूरी है जितना खाने में नमक ज़रूरी होता है। अगर खाने में नमक मिनिमम क्वांटिटी में भी नहीं होगा तो आप वो खाना खा भी नहीं पाओगे। ठीक इसी तरह फिजिकल एक्टिविटी के बिना आपके बॉडी का नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन और डिप्रेशन से बचना मुश्किल हो जाएगा। ये बात बहुत से लोगों को नहीं पता कि दुनिया में जो डेथ्स होती है उनमें से 74% डेथ्स सिर्फ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से होती है। इसमें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का शेयर सबसे ज़्यादा है। सोचने वाली बात तो यह है कि 80% हार्ट डिजीजेस, स्ट्रोक और डायबिटीज के केसेस प्रिवेंटेबल है। इनसे बचने के लिए एक हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज बहुत फायदेमंद है अगर आप स्मोकिंग नहीं करते और ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते। WHO के हिसाब से आपका वीकली फिजिकल एक्टिविटी का गोल 150 से 300 मिनट्स का होना चाहिए, जो हर दिन लगभग 25 to 45 मिनट्स के आसपास होगा। आप सिंपल ब्रिस्क वॉकिंग, जो एक मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज है, इससे अपने फिटनेस जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब आपकी स्पीड 100 स्टेप्स पर मिनट के आसपास होनी चाहिए। इसके लिए आप अपने स्टेप्स फोन से भी ट्रैक कर सकते हो। लेकिन अगर आप रनिंग जैसी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हो तो एक रूल याद रखना, 1 मिनट की हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज 2 मिनट के मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज के बराबर है। इस केस में आपका मिनिमम वीकली गोल होगा 75 से 150 मिनट्स का। मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, वो ये कि जो लोग बहुत सालों से फिजिकल एक्टिविटी से दूर रहते आ रहे हैं, जिनके लिए फिजिकल एक्टिविटी एक इम्पॉसिबल टास्क है, इस सब के बाद अगर एक दिन वो अचानक एक्सरसाइज करना शुरू कर दें तो वो एक रेगुलर जिम जाने वाले से भी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे और ज़्यादा फैट भी लूज करेंगे। क्योंकि जो लोग बहुत समय से एक वर्कआउट रूटीन फॉलो करते आ रहे हैं, उनकी बॉडीज उस वर्कलोड से अडेप्ट कर चुकी है और मेटाबॉलिक कंपेंसेशन की वजह से उनकी बॉडीज बहुत एफिशिएंट बन गई है एनर्जी यूज करने में, जिस कारण वो कम कैलोरीज बर्न करेंगे एक बिगिनर के कंपैरिजन में, जिसकी बॉडी को ज़्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ेंगी रिकवरी के लिए और अडेप्ट करने के लिए। और मेटाबॉलिक कंपेंसेशन भी बिगिनर्स में कम होगा जो अपनी फिटनेस जर्नी बस अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, लेकिन ये इफेक्ट बस एक शॉर्ट टर्म के लिए बाकी रहता है। इस रिसर्च पेपर को देखिए, इसके हिसाब से जिन लोगों ने एक्सरसाइज करना जस्ट शुरू ही किया है, पॉसिबिलिटी है कि वो ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे। आपको 10 हफ्तों के बाद दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग डिफरेंस देखने को मिलेगा कैलोरिक एक्सपेंडिचर में। लेकिन बुरी खबर यह है कि 80th वीक तक पहुंचते पहुंचते मेटाबॉलिक कंपेंसेशन 84% तक बढ़ जाएगा और कैलोरी एक्सपेंडिचर में जो डिफरेंस था वो बहुत कम हो जाएगा। मेटाबॉलिक कंपेंसेशन की ही वजह से लोग वेट साइकिलिंग का भी शिकार हो जाते हैं। लोग वायरल डाइट्स को देख के डाइटिंग शुरू तो कर देते हैं, उन्हें शुरू में थोड़ी सक्सेस भी देखने को मिलती है, लेकिन डाइट इतनी रिस्ट्रिक्टिव होती है तो उसको लॉन्ग टर्म कंटिन्यू कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वेट तो लूज करते हैं, लेकिन डाइटिंग कंटिन्यू ना कर पाने के कारण वो उसे वापस गेन कर लेते हैं, बिल्कुल एक योयो की तरह, जो नीचे जाने के बाद वापस ऊपर भी आ जाता है। इसीलिए इसको योयो डाइटिंग भी कहते हैं। एक्सपर्ट्स के हिसाब से योयो डाइटिंग में डाइट चाहे लो कार्ब हो, लो फैट या कीटो, वेट रीगेन हर एक में देखने को मिलता है। रिसर्च के हिसाब से मेटाबॉलिज्म 2 वजह से ड्रॉप हो सकता है। पहला मसल लॉस की वजह से, जो ऐसी लो कैलोरी डाइट्स में बहुत ही कॉमन है। इसे प्रूव करने के लिए एक स्टडी में साइंटिस्ट ने 2 ग्रुप बनाए। पहले ग्रुप को साइंटिस्ट ने बहुत ही लो कैलोरी वाली डाइट दी, 500 कैलोरीज की, और दूसरे ग्रुप को 1250 कैलोरीज वाली डाइट दी। जिस ग्रुप ने 500 कैलोरीज वाली डाइट डेली खाई थी, उन्होंने 6 गुना ज्यादा मसल लूज किया 1250 कैलोरी वाले डाइट के ग्रुप के कंपैरिजन में। मेटाबॉलिज्म ड्रॉप होने की दूसरी वजह है कि आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने वाले हार्मोन्स जैसे कि थायराइड हार्मोन्स, ऐसी लो कैलोरी डाइट्स के बाद इनके लेवल्स बहुत ही कम हो जाते हैं। इस सब को सुनने के बाद वेट लॉस इम्पॉसिबल लगता है। और इतना ही नहीं, आपने बहुत सारी डाइट बुक्स, रिसर्च पेपर्स में पढ़ा होगा और डाइटिशियन से भी ये बात सुनी होगी कि 95% डाइटर्स कुछ समय डाइटिंग करने के बाद फेल हो जाते हैं और उन्होंने इतनी मेहनत से जो वेट लूज किया था वो उस वेट को भी वापस गेन कर लेते हैं। आप इंटरनेट पे इसे सर्च करोगे तो ना जाने आपको इससे रिलेटेड कितने आर्टिकल्स मिल जाएंगे, लेकिन ये सच नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स के इस आर्टिकल को देखिए, इसके हिसाब से ये 95% का फिगर
एक आउटडेटेड रिसर्च से आया है। ये फिगर 1959 के एक स्टडी से आया है जिसमें सिर्फ 100 पेशेंट्स थे। एक हॉस्पिटल में ओबेसिटी के लिए इलाज किया जा रहा था, जो इतना बड़ा क्लेम करने के लिए काफ़ी नहीं है। लेकिन इस फिगर को इतनी बार रिपीट किया गया कि लोग इसे फैक्ट समझने लगे। सुनने में अजीब लगता है कि उन 100 पेशेंट्स को ओबेसिटी ट्रीटमेंट के बाद डाइट प्लान देकर अपने अपने रास्ते भेज दिया गया था और इसके बाद उनका कोई ठीक से फॉलोअप भी नहीं हुआ था। हाल ही में होने वाली स्टडीज जैसे कि द वेट कंट्रोल रजिस्ट्री ने पाया कि बहुत सारे लोग सक्सेसफुली वेट लूज कर चुके हैं और उन्होंने उसे लॉन्ग टर्म में भी मेंटेन किया है। इनमें से आधे लोग तो ऐसे थे जिन्होंने बिना किसी फॉर्मल वेट लॉस प्रोग्राम के वेट लूज किया था, जो इस बात का प्रूफ है कि वेट लॉस कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है। डॉक्टर रीना विंग और डॉक्टर जेम्स हिल ने नेशनल वेट कंट्रोल रजिस्ट्री को लॉन्च किया था उन लोगों की स्टोरीज को कलेक्ट करने के लिए जिन्होंने 30 पाउंड या उससे ज़्यादा वेट लूज किया था और उसे 1 साल तक मेंटेन भी किया था। जितने भी सक्सेसफुल वेट लूजर्स थे उन्होंने बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया था। हेल्दी खाना, पोषण कंट्रोल और रेगुलर एक्सरसाइज, बिना किसी एक्सपेंसिव प्रोग्राम या शॉर्टकट डाइट के। इसमें से एक इंस्पायरिंग स्टोरी है टैमी मनसन की, जिन्होंने 67 kg लूज किया और उसे 8 साल तक मेंटेन भी किया सिर्फ एक बैलेंस्ड डाइट और एक्सरसाइज से। एक और सक्सेस स्टोरी है रसल लोमांडो की, जिन्होंने 23 kg लूज किया सिर्फ जंक फूड छोड़ने और लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे कि एक्सरसाइज करने से। रिसर्चर्स को उम्मीद है कि हम इन एग्जाम्पल से सीख सकते हैं और दूसरों को इंस्पायर भी कर सकते हैं। वेट लॉस आपके लिए तब भी अच्छा है जब आप उसको सही तरीके से और सही पेस पे करो। एक्सपर्ट्स के हिसाब से पर वीक 0.45 से 0.9 kg लूज करना एक हेल्दी और सेफ रेट है। अगर आप इससे ज़्यादा लूज कर रहे हो तो ये रेट आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि गॉल स्टोन्स, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और आपका मेटाबॉलिज्म भी ड्रॉप हो सकता है। ये सब जानने के बाद एक चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है कि जब आप अपनी फिटनेस जर्नी की शुरुआत करोगे तो आप फर्स्ट वीक में 0.9 kg से ज़्यादा वेट लूज करोगे, जो एब्सोल्युटली नॉर्मल है, क्योंकि डाइट की इनिशियल फेज में आपकी बॉडी ग्लाइकोजन यूज़ करना शुरू कर देगी, जो आपके बॉडी में एनर्जी स्टोर करके रखता है। ग्लाइकोजन अपने साथ वाटर भी होल्ड करता है, इसी कारण आप ग्लाइकोजन के साथ साथ वाटर भी लूज करोगे। इसी वेट को वाटर वेट भी कहा जाता है। अभी तक मैंने वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट्स कवर किए उनको समझने और 1 महीना रिसर्च करने के बाद मैं 5 टिप्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जो सुनने में तो सिंपल है लेकिन 90% केसेस में यही चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आप सक्सेसफुली वेट लूज कर पाओगे या नहीं। टिप नंबर 1, आपने सुना होगा कि अगर आप एलिवेटर को छोड़ के स्टेयर्स लेना शुरू कर दोगे तो दैट विल मेक अ डिफरेंस। ये जनरल हेल्थ के लिए तो फायदेमंद हो सकता है, लेकिन वेट लॉस के लिए इतना एफिशिएंट नहीं है। कैलोरी इनटेक कम करना फिजिकल एक्टिविटी से ज़्यादा बेहतर है वेट लूज करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको 500 कैलोरी का डेफिसिट चाहिए तो या तो आप पार्क में 5 किलोमीटर भाग सकते हो या आधा किलो पोटैटो चिप्स छोड़ सकते हो। दोनों ऑप्शंस में से दूसरा वाला आसान लगता है। बहुत सारी स्टडीज़ ने पाया कि आप सिर्फ डाइटिंग करने से ज़्यादा वेट लूज करोगे सिर्फ एक्सरसाइज करने के कंपैरिजन में, लेकिन दोनों को कंबाइन करना एक हेल्दी लाइफ के लिए बेस्ट ऑप्शन है। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज पे डिपेंड करोगे तो वो बैकफायर कर सकता है कुछ रीजंस की वजह से। एक्सरसाइज आपके एपेटाइट यानी आपकी भूख को इफेक्ट करता है, इसी कारण जब आप एक्सरसाइज करके कैलोरीज लूज करोगे तो आपका मन कुछ खाने का करेगा। ये आपके बॉडी का एक रिस्पॉन्स है उन लॉस्ट कैलोरीज को कंपेंसेट करने के लिए। बहुत बार एक्सरसाइज के बाद आप अनजाने में ज़्यादा कैलोरीज खा लोगे और बाद में रिग्रेट करोगे। आपके बॉडी के कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स आपकी मेहनत को बेकार बना सकते हैं। सिर्फ एक्सरसाइज पे डिपेंड करने की दूसरी प्रॉब्लम है कि एक्सरसाइज आपको थका देती है और आप बाकी टाइम सेडेंटरी हो जाते हो। आपका काम करने का मन नहीं करता, जिस कारण आप नींद से भी कैलोरीज बर्न नहीं करोगे। इसी तरह जब आप सुबह जॉगिंग करके थक गए और आपने पूरा दिन सोफे पे बैठ के बिता दिया तो आप वो कैलोरी डेफिसिट भी खो दोगे जिसके लिए आपने सुबह उठ के इतनी मेहनत की थी, इससे पहले कि आप अपने जिम का सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्सरसाइज वेट लॉस के फेज में कोई इतनी ज़रूरी नहीं है।
लेकिन वेट मेंटेनेंस फेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो वेट लॉस फेज से ज़्यादा मुश्किल होता है। मेयो क्लिनिक के माइकल जेनसन कहते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी वेट मेंटेनेंस फेज में बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप अपना सारा वेट वापस गेन कर लोगे। इसका एक्सप्लेनेशन वो एक्स्ट्रा कैलोरीज हो सकती हैं जिन्हें आप एक्सरसाइज में बर्न करते हो, जिनकी वजह से आपको डाइटिंग में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, जो किसी भी डाइट को लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वरना आपको इतनी स्ट्रिक्ट डाइटिंग करनी पड़ेगी, इसको लॉन्ग टर्म में मेंटेन करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और ऐसी डाइट्स में बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। टिप नंबर 3, अगर आप 2 फैक्ट्स को एक्सेप्ट कर लोगे तो आपकी वेट लॉस जर्नी बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। पहला ये कि आपको अपने एक्सपेक्टेशंस को सही करना होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 महीना स्ट्रिक्ट डाइटिंग करके आप अपना डेली वेट ट्रैक करोगे और उससे एक ग्राफ बनाओगे तो वो कैसा दिखेगा? बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा होगा, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। पूरे महीने के दौरान आपका वेट कभी पिछले दिन से कम होगा तो कभी ज़्यादा, क्योंकि ह्यूमन बॉडी ऐसे ही काम करती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप अपना एवरेज वेट देखोगे तो वो कम होगा। इसके अलावा आपने नोटिस किया होगा कि आपके जान पहचान में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपसे ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, फिर भी उनका वेट आपसे कम है। कि इसलिए क्योंकि उनके जेनेटिक्स की वजह से उनका BMR आपसे ज़्यादा है। एक सक्सेसफुल वेट लॉस प्रोग्राम बनाने के लिए इस रियलिटी को फेस करना बहुत ही ज़रूरी है। आप में से कईयों का ये ख्याल है कि अगर आप वो सही फूड कॉम्बिनेशन ढूंढ लोगे तो उसके बाद आप मैजिकली वेट लूज कर लोगे और उसे मेंटेन भी कर लोगे। इंटरनेट पे ना जाने कितने डाइट्स हैं, लो फैट, लो कार्ब, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, कीटो, पेलियो और इन सब की और भी वर्जन्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि किसी इंडिविजुअल के स्पेसिफिक मेटाबॉलिज्म के लिए सिर्फ स्पेसिफिक डाइट ही काम करेगी। लेकिन सच तो ये है कि हर डाइट काम करेगी अगर आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो, क्योंकि वेट लॉस के लिए सिर्फ कैलोरी डेफिसिट का होना ज़रूरी है। इसको प्रूव किया है कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी के मार्क हॉब ने एक बहुत ही कमाल के एक्सपेरिमेंट के साथ। ये वो जीनियस है जिन्होंने 10 हफ्तों में 12 kg लूज कर लिया, जिस दौरान इनके डाइट्स में सिर्फ ट्विंकीज, डोरिटोज, ओरियोज जैसे जंक फूड्स थे। उन्होंने बस इतना देखा कि वो एक कैलोरी डेफिसिट में है या नहीं। मैरियन नेस्ले, जो एक पब्लिक हेल्थ एडवोकेट हैं, कहती हैं कि बॉडी वेट के स्टैंड पॉइंट से सारी कैलोरीज इक्वल है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से आ रही है। जिस तरह आप ज़्यादा जंक फूड खाने से मोटे होते हो, ठीक उसी तरह आप ज़्यादा वेजिस खाने से भी मोटे हो सकते हो। लेकिन प्रैक्टिकली देखेंगे तो वेजिस को ओवर ईट करना पॉसिबल नहीं लगता। लेकिन एक रीज़न की वजह से कैलोरीज कहाँ से आ रही है ये बहुत मैटर करता है, और वो है सटाइटी। सटाइटी फीलिंग ऑफ फुलनेस को कहते हैं। इससे आपको लगता है कि आपका पेट भरा हुआ है। इसमें बायोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों है। इनफैक्ट फूड साइंस में एक कॉन्सेप्ट है ब्लिस पॉइंट। ये साइंस फूड इंडस्ट्री को बताता है कि कैसे आप फूड को प्रोसेस कर सकते हो जिससे कंज्यूमर को फुल फील करने के लिए ज़्यादा कैलोरीज खानी पड़े उस स्पेसिफिक फूड आइटम से। इस हार्वर्ड स्टडी के हिसाब से ज़्यादा न्यूट्रिशियस होने का एक मतलब ये भी होता है कि उस खाने से आपका पेट कम कैलोरीज में भी फुल हो जाए। इस बात में सच्चाई तो है कि जो टाइप का खाना आप खाते हो वो आपके हेल्थ को अफेक्ट करता है, लेकिन आखिर में एक ही चीज़ मैटर करती है कि कोई भी रिड्यूस्ड कैलोरी डाइट वो एनर्जी डेफिसिट क्रिएट कर देगी वेट लूज करने के लिए। बहुत से लोग कहते हैं कि बॉडी या मेटाबॉलिज्म किसी को मोटे नहीं बना रहे। जो इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका दिमाग। असल में इस सब के पीछे वो खराब डिसीजंस हैं जो आपको वेट गेन कराते हैं। जब आप बहुत समय तक खाने को लेकर खराब डिसीजंस लेते हो तो ये आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है। आपके ब्रेन में हंगर और सैटिस्फैक्शन का जो परसेप्शन था वो चेंज होने लगता है। अच्छी खबर ये है कि जैसे ही आप कैलोरी रेस्ट्रिक्शन, हेल्दी फूड चॉइसेस और एक्सरसाइज जैसी हैबिट्स को अडॉप्ट करोगे तो आपका ब्रेन काफ़ी हद तक अपने आप को फिक्स कर सकता है। और इसको प्रूव करने के लिए बहुत सारा एविडेंस भी मौजूद है। इसके बाद भी ब्रेन में कुछ चेंजेस बाकी रह सकते हैं। मेनली
आपके हंगर और सैटिस्फैक्टरी हार्मोन्स के फंक्शन को लेकर इसे ठीक होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। टेक होम मैसेज ये है कि इस प्रोसेस को टाइम लगता है और किसी भी दूसरे बिहेवियर चेंज की तरह इसको अचीव करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर कोई कहता है कि वो आपको कुछ ही हफ्तों में फिट बना देगा तो वो आपके साथ स्कैम कर रहा है। हमें इस केस में नई हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेंगी और एक नया रूटीन बना के उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना पड़ेगा। हमें इस केस में नई हैबिट्स डेवलप करनी पड़ेंगी और एक रूटीन बनाने के बाद उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना पड़ेगा। आपने सुना होगा कि कोई भी हैबिट फॉर्म करने के लिए आपको उस चीज़ को 21 डेज तक करना पड़ता है, लेकिन ये एक बहुत ही सिंप्लीफाइड नंबर है। एक स्टडी के हिसाब से कोई भी हैबिट फॉर्म करने के लिए आपको 18 से लेके 254 डेज तक लग सकते हैं। ये सब करने के बाद आप जितना सोच रहे हो आपका ब्रेन उससे भी अच्छी तरह रिस्पॉन्ड करेगा और आपकी बॉडी भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगी, जो ज़रूरी है सक्सेसफुली वेट लूज करने के लिए।